અલ્નીનોને લઈને ઘણા એક્સપર્ટ્સ પહેલાથી જ ચેતવણી આપી ચૂક્યા છે। હવે અમેરિકાની એજન્સીએ તેની પુષ્ટિ પણ કરી છે કે પ્રશાંત મહાસાગરમાં અલ્નીનો તૈયાર થઈ ગયું છે। તેની ભારત પર કેવી અસર થશે, ગુજરાતમાં શું અસર થશે, તેને જ સમજવા માટે હવામાન નિષ્ણાંત અથરેયા શેટ્ટી हमारी સાથે જોડાયા છે। તેમની પાસેથી જાણકારી લઈશું। અથરેયા जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार दीपक जी अथरिया जी, पहला सवाल ये कि प्रशांत महासागर में जिसका डर था वह अल्नीनो बन गया है। एकदम सरल भाषा में समझना है कि एक अल्नीनो भारतीय मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है, सामान्य स्थिति या ला नीना में क्या होता है और अल्नीनो से क्या होगा भारत को और खास करके गुजरात को। जी तो जैसे पिछले कुछ महीने से बताते आ रहे हैं एल नीनो की स्थिति तैयार हो रही थी और अभी अमेरिकी हवामान एजेंसी ने तो आज कल घोषणा कर दी थी कि एल नीनो की स्थिति बन गई है करके। और भले ही वो उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी क्योंकि वो एक महीना में वो लोग वो समुद्री तापमान को देखते हैं और फिर घोषित कर देते हैं। लेकिन और भी जो ग्लोबल एजेंसियां हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली है और जो यूरोप वाली है वो शायद और एक आध महीना देखेंगे फिर घोषणा करेंगे। अच्छा। लेकिन जैसे मतलब एलनीनो की जैसे हम सबको पता है कि एलनीनो भारत के मॉनसून पर उसका असर तो पड़ता है। हर साल असर उसका अलग होता है, कोई ऐसा नहीं है कि जिस हर साल आए तो हर साल उसी तीव्रता से असर हो और उसी तरह का असर हो। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो एल नीनो के वर्षों में सामान्य से कम वर्षा देखने मिल सकती है भारत में। और जब एल नीनो न्यूट्रल रहता है तो फिर यानी जब प्रशांत महासागर का जो समुद्री तापमान सामान्य के आसपास ही रहता है तो उसका भारतीय मानसून पर ना तो कोई नकारात्मक ना कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है वो लानीना की स्थिति रहती है जब प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान का गिरावट होता है और फिर जिसके कारण हिंद महासागर में तापमान और की बढ़ोतरी होती है और वो भारत में अच्छी मानसून लाती है। अच्छा, और भारत में मॉनसून की वर्तमान स्थिति कब रफ्तार पकड़ेगा, उसके लिए आपका कोई पूर्वानुमान। जी तो अभी फिलहाल पिछले 3-4 दिन से रत्नागिरी तक जो मानसून पहुंचा था महाराष्ट्र में वो अभी उधर ही अटका पड़ा है। और अगले 3-4 दिन भी लगभग उधर ही रहेगा क्योंकि अभी जो मानसून की जो केरलम के साथ में जो सर्ज आई थी और जो महाराष्ट्र तक पहुंची थी वो अभी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। और इसमें ज़रूर कुछ एल नीनो का भी एक उसमें एक भूमिका रही है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन अभी अगला एक सर्ज आने वाला है लगभग 24-15 जून, सॉरी 14-15 जून के आसपास से जब हम फिर से धीरे धीरे मानसून की गतिविधियां में बढ़ोतरी देखेंगे तो तभी उम्मीद है कि 14-15 जून तक मानसून मुंबई तक एक कमज़ोर करंट के माध्यम में पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद में लेकिन भले ही जैसे मैंने पहले भी कहा था एक महीना पहले कि गुजरात पहुंचने में देरी होगी। तो गुजरात पहुंचने पहुंचने में लगभग 20 तारीख के बाद यानी लगभग 23 जून के आसपास ही उसकी अनुमान कर सकते हैं। अच्छा, गुजरात में मॉनसून का जो आगमन होगा वो मजबूत होगा क्योंकि एंट्री तो लेट ही हो रही है, तो क्या हम ऐसा मान लें कि कमज़ोर रहेगा, क्या हो सकता है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भले ही मानसून की आगमन गुजरात में थोड़ी देरी से हो 4-5 दिन की देरी से, लेकिन जो आगमन रहेगा वो फिर भी अच्छा आगमन रहेगा मेरे हिसाब से। यानी कि एकदम ऐसी हल्की बौछारें वाली भी नहीं रहेगी और एकदम बाढ़ वाली भी नहीं रहेगी, लेकिन अच्छी बारिश मध्यम से कुछ भारी बारिश की स्पेल हमें देखने मिल सकते हैं। और इसका मुख्य कारण खासकर यही रहेगा कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अभी जैसे ये एक और सर्ज आएगा मानसून का तो उसी के साथ में बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना लग रही है। और जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनेगा तो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से होकर गुजरात की तरफ आएगा। तो इसी इसी कारण गुजरात में जो आगमन मानसून का आगमन होने वाला है लगभग 20-23 जून के आसपास, तो तभी थोड़ी अच्छी बारिश के साथ में आगमन हो सकती है। अच्छा, और गुजरात में अल्नीनो का कितना असर रह सकता है। गुजरात में एल नीनो का असर तो रहेगा पूरे सीजन में। जैसे मैंने मई में भी बताया था कि सामान्य से थोड़ी कम बारिश की अनुमान लग रही है गुजरात में। और यानी लगभग जो गुजरात की जो 4 महीने की एवरेज रहती है जून से सितंबर की उसके मुताबिक में लगभग 93 से 96% के बीच में एक पूरे सीजन का आंकड़ा पकड़कर चल सकते हैं, यानी सामान्य से थोड़ी कम बारिश रहेगी। मतलब आमतौर पे सौराष्ट्र और जो दक्षिण गुजरात के इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, लेकिन क्या अल्नीनो की जो ये असर है वो उत्तर गुजरात को ही ज़्यादा असर करेगी, उसके लिए भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे उसका भी आंसर चाहिए।
तो ऐसा लग रहा है कि इस साल क्योंकि एल नीनो का प्रभाव रहेगा तो हम्म। पूरे गुजरात में ज़रूर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा। अभी अलग हिस्सों में अलग प्रभाव रहेगा और अच्छा। अलग तीव्रता रहेगी। तो यानी जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो हम्म। उत्तर मध्य गुजरात है और जो पूर्वी गुजरात के इलाके यानी जो हम्म। राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटे जो जिले हैं हम्म। वहाँ पे क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इस साल लो प्रेशर कम आने की उम्मीद है। और जो पूर्वानुमान मैंने दर्शाया था उसके हिसाब से तो इसीलिए उन इलाकों में सबसे ज़्यादा इसकी हम एक इम्पैक्ट देख सकते हैं एल नीनो की। यानी इन इलाकों में सबसे कम बारिश की खतरा है। और सौराष्ट्र कच्छ में भी जरूर कम होगी। यानी जो पिछले 4-5 साल से बाढ़ की स्थिति उभर कर आ रही थी हम्म। वो मेरे हिसाब से इस साल नहीं होगी, या होगी भी तो शायद एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो स्पेल में ऐसे हो सकती हैं पूरे सीजन में, लेकिन हम्म। उससे ज़्यादा नहीं। और फिर भी जो दक्षिण गुजरात के इलाके हैं और जो हम्म। तटीय सौराष्ट्र तटीय कच्छ के जो इलाके हैं इन इलाकों में फिर भी लगभग सामान्य के आसपास बारिश देखने मिल सकती अथरिया जी, बंगाल की जो खाड़ी है और अरब सागर, ये इतने शांत क्यों दिख रहे हैं? मतलब ये सीजन ऐसा है कि अब पीक पे होना चाहिए, हलचल होनी चाहिए, फ्लक्चुएशन भी नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो इसका मुख्य कारण मैं अगर बताऊं तो दो चीज़ है। हम्म। खासकर हम मई और जून के महीने में कुछ ना कुछ सिस्टम तो देखते हैं। अभी बगैर भले ही एक हम्म। और जब ये सर्ज आएगा तो मेरी अनुमान उम्मीद है कि जो बंगाल की खाड़ी में तो ऑलरेडी मैंने अभी बोला कि एक लो प्रेशर बनने वाला है हम्म। लगभग 18-20 जून के आसपास। लेकिन अरब सागर में भी मेरी उम्मीद है कि जून के महीने में यानी जून के अंत से पहले एक लो प्रेशर या एक डिप्रेशन की एक सिस्टम बनने की हम्म। संभावना है। तो ऐसा नहीं कि कुछ सिस्टम नहीं बनेगा, लेकिन जो हमेशा हम सोचते हैं कि साइक्लोन आएगा हम्म। या कोई ऐसे भीषण चक्रवात की स्थिति रहेगी, वो इस साल नहीं नजर आ रही है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो एल नीनो का जो प्रभाव पड़ रहा है, तो एल नीनो क्या करता है कि दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में एक बारिश की गतिविधियां को कम करता है और ऐसे तूफान को बनने नहीं देता है ज़्यादा। अच्छा। तो इसीलिए इसी कारण है कि ये अब तक दोनों सागर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। अभी तक एक भी सिस्टम नहीं देखे, एक आध कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखे हमने बस, बट अदरवाइज कोई सिस्टम नहीं देखी है। तो और सिस्टम बनेंगे थोड़े, लेकिन बिल्कुल हम्म। जो भीषण चक्रवात की जो स्थिति थी वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अथरिया जी, प्रशांत महासागर इतने किलोमीटर दूर है, उसके बाद भी मतलब इतना असर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, ये भी समझना है। सादी भाषा में कैसे समझे एक इंसान, आम इंसान और आम किसान? तो इसको मैं अगर आसानी से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, हम्म। जो पूरा जो वायुमंडल है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है, हम्म। भले ही हजारों किलोमीटर दूर रहे कोई भी समुद्र, लेकिन हम्म। उसका पूरे जो वायुमंडल पर जो हवा पर प्रभाव पड़ता है, नमी पर प्रभाव पड़ता है, जो हवा में जितनी नमी रहती है उस पर प्रभाव पड़ता है। हम्म। और क्योंकि अभी जैसे अगर हम उदाहरण एल नीनो का ही ले लें तो जो प्रशांत भले ही प्रशांत महासागर में और अमेरिकी साइड पे वहाँ की पानियों में उसका असर देखने मिलता है सबसे ज़्यादा, हम्म। लेकिन वही जो वहाँ की जब पानी गर्म होती है तो वहाँ पे हवा एकदम ऊपर जाती है। यानी जैसे गर्म पानी में हम देखें तो वाफ ऊपर ऊपर की तरफ जाती है। तो ओके। क्योंकि वहाँ पर वाफ ऊपर की तरफ जाती है तो उसको कहीं तो नीचे आना पड़ेगा। नीचे हम्म। आना पड़ेगा तो वो एल नीनो के समय में कैसा होता है कि वहाँ से नमी वाली वाफ प्रशांत महासागर से ऊपर की तरफ जाती है और फिर वो जो हिंद महासागर है और जो हम्म। बंगाल की खाड़ी का इलाका है हम्म। वहां पे वो जो वाफ ऊपर निकली है वो इस तरफ नीचे आती है। तो जब ऐसे ओके। वो नीचे आती है हवा वहाँ यहाँ पे, जब उसे हम सिंकिंग मोशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ओके। सिंकिंग मोशन के कारण क्या होता है कि जो भी बारिश की गतिविधियां हैं, हम्म। बारिश के बादल बनते हैं, जो घने बादल बनते हैं, जो क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं थंडरस्टॉर्म के, हम्म। उनको दबा देता है और उनको नहीं बनने देता है ठीक से। वही कारण है कि जो प्रशांत महासागर में भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन वो हिंद महासागर में उसका असर रहता है। हम्म। तो अल्नीनो के अलावा भारतीय मानसून का मोटा मोटा आधार जिस फैक्टर पर रहता है, वो जैसे 8 फैक्टर्स की बात कर लें, आईओडी, एमजेओ, एमआईएसओ, जेट स्ट्रीम की स्थिति, ये सब क्या है? तो हम्म। आईओडी तो अपने हिंद महासागर में समुद्री तापमान का जो अंतर है उसी को कहा जाता है। यानी जैसे हम्म। प्रशांत महासागर में उसे एल नीनो या ला नीना कहते हैं, वैसे हम्म। हिंद महासागर में हम उसे हम्म। पॉजिटिव या नेगेटिव आईओडी के रूप में हम्म। जानते हैं। हम्म। तो पॉजिटिव आईओडी तब माना जाता है जब अरब सागर और जो सोमाली के तट के आसपास की जो पानी है वहाँ सामान्य से ज़्यादा गर्म हो, हम्म। जिसके कारण फिर भारत के पश्चिमी तट और खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन इलाकों में इससे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बारिश बढ़ाता है।
और जो नेगेटिव आईओडी कहते हैं जब उल्टा होता है कि जब सोमाली तट और अरब सागर में पानी सामान्य से ठंडा रहता है, जिसके कारण यहाँ पे वापस फिर से वही जो गर्म वाफ निकलती है, जिसके लिए जो बादल बनने के लिए बहुत ज़रूरत है। जब वो वाफ नहीं निकलती है या बहुत कम निकलती है तो पश्चिम तट में और गुजरात के साइड पर बारिश कम होती है। तो फिर उसके साथ में जो एमजेओ की बारे में अगर बात करें तो एमजेओ पूरे भूगोल को एक चक्कर लगाने वाला एक बारिश और बादल बढ़ाने वाला एक वेव माना जाता है। और ये जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पे वो 10-15 दिन के लिए बारिश की गतिविधियां को बढ़ाता है। तो अभी फिलहाल में अगर देखें तो मई के अंत से लेकर अभी तक ये जो एमजेओ है ये प्रशांत महासागर में ही अटका पड़ा है। और इसका कुछ इसके इसमें भूमिका एल नीनो का भी है, क्योंकि जब एल नीनो होता है तो हम देखते हैं कि खासकर एमजेओ प्रशांत महासागर में ज़्यादा ज़्यादा देर बिताता है और हिंद महासागर में बहुत कम देर बिताता है। तो वो एक है। फिर बाद में मीसो जो रहता है, मीसो भी ऐसी एक एमजेओ की तरह ही एक वेव है जो बारिश को बढ़ोतरी देता है। और खासकर हमारे जो मानसून के जो सर्ज आते हैं, यानी हम बोलते हैं कि हर 10-15 दिन में एक मानसून की जोर पकड़ती है सीजन में, तो वैसी जो जोर रहती है वो भी इस साल फिलहाल अभी तक एक भी हमने देखी नहीं है। और इसी के साथ में जो जेट स्ट्रीम भी है, यानी जिससे हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उत्तर भारत में और गुजरात को भी प्रभावित करते हैं कभी कभी, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी और जो जेट स्ट्रीम है वो ज़्यादा दक्षिण की तरफ रहेगी, यानी जैसे आज है और अभी भी पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है। तो उसके कारण अभी जब मानसून आगमन की समय होती है तो वो सूखी हवा लेकर आता है मध्य एशिया से और जो अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ से, जिसके कारण फिर ये तो मैंने अभी सिर्फ 4 ही उदाहरण दिए जो 4 फैक्टर है, लेकिन ऐसे और बहुत स्थिति है जिनका सबका थोड़ा थोड़ा प्रभाव देखेंगे तो पूरे मानसून पर फिर उसका प्रभाव पड़ता है। और अथरिया जी, सुपर अल्नीनो की जो थियरी है अब और भी जोर पकड़ रही है। आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग अल्नीनो नवंबर के आसपास बनेगा, ऐसा कुछ अनुमान है? ऐसे में सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम कैसा रहेगा? क्या अगले मॉनसून पर भी इस अल्नीनो की असर होगी? तो देखिए, अभी सुपर एल्नीनो की तो मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ, मुझे बहुत कम संभावना नजर आ रही है। और सुपर ओके। एल्नीनो क्या है कि सुपर एल्नीनो का मतलब होता है कि जब प्रशांत महासागर में जो पानी के तापमान है वो सामान्य से 2 डिग्री से ज़्यादा ऊपर जाए तब। और अभी की अगर मैं तापमान बात करूँ तो सामान्य से सिर्फ आधा डिग्री ऊपर है ये। तो इसीलिए अभी बहुत कम है और उसको सामान्य से 2 डिग्री ऊपर जाने को और 4-5 महीने से ज़्यादा लगेंगे। तो ये भी जो अभी जो एलनीनो उभर कर आई है ये सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत हो रहा है। और जब तक ये एलनीनो मजबूत होगा एकदम, यानी तब तक मानसून खत्म हो जाएगा और हम नवंबर दिसंबर के समय में हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे तब तक। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सुपर एलनीनो के बारे में हमको फिलहाल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, क्योंकि एलनीनो अभी उभर रही है तो आने वाली जो सर्दी का मौसम है, यानी 2026 का अंत में, 27 की शुरुआत में, और जो 2027 की गर्मी की मौसम है, यहाँ तक इसकी प्रभाव ज़रूर देखने मिलेगी। 2027 की जो मानसून रहेगी उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, ये अभी कहने को तो बहुत जल्द है, क्योंकि अभी 1 साल दूर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो अगर एलनीनो मजबूत भी हो नवंबर दिसंबर में, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी मानसून खराब करेगा। अच्छा अत्रेया जी, ये जो अल्नीनो और ला नीना की जो ये साइकिल है वो कैसे चेंज होती है? जैसे अभी अल्नीनो की स्टार्टिंग है, उसके बाद एंड कब तक आप देख रहे हैं? ला नीना की कैसे साइकिल देखते हैं आप? इसका क्या उत्तर रहेगा? तो हम्म। एलनीनो की अगर मैं बात करूं तो एलनीनो लानीना दोनों लगभग हर 2 से 7 साल के बीच में उभर कर आते हैं। यानी अगर ओके। हम देखें तो पिछले साल एक कमजोर लानीना की स्थिति उभर कर आई थी अक्टूबर तक। हम्म। लेकिन उसके पहले के कुछ सालों में 2019 से लेके 2020 से लेके 2023 के बीच में एक मजबूत लानीना की स्थिति बनी थी, जो हमको ओके। पूरे ये लगातार 3-4 वर्षों में बहुत अच्छी बारिश दिया है हम्म। भारत को। हम्म। तो इसीलिए इस बार की जो एलनीनो है ये अभी शुरुआत हुई है, इसको लगभग और 5-6 महीने में ये एकदम पीक पर पहुंच जाएगा, यानी जो इसकी तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा हो होगी जो नवंबर दिसंबर में जो से बात कर रहे हैं वैसे। और फिर दिसंबर के बाद में इसकी धीरे धीरे इसकी प्रभाव कम होगी, तापमान भी गिरने लगेंगे, क्योंकि जो तापमान ऊपर जाएगा तो नीचे भी आना जरूरी है, प्रकृति की वैसे ही चलती है प्रतिक्रिया। तो इसकी वजह से जो अभी जो एल नीनो है वो शायद अगले साल की शुरुआत तक न्यूट्रल बने। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अगले साल के मानसून तक या सिर्फ न्यूट्रल ही रहेगा कि लानीना के में तब्दील होगा, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, और पैसिफिक डेकेडल ओसिलेशन भी अल्नीनो की असर कम कर सकता है?
ऐसी एक चर्चा है, कैसे और फिलहाल उसकी स्थिति क्या हमारे लिए अनुकूल रहेगी? जी, तो पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन एक अलग समय के चक्कर में चलता है। यानी हम जैसे एल नीनो की बोलते हैं कि हर 2 से 5 साल के बीच में एल नीनो ला नीना की स्थिति उभर कर चलती रहती है। लेकिन जो पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन है, ये हर 10 से 15 साल में इसकी स्थिति बदलती है। तो अभी पिछले 5 साल से ये जो पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन है, ये नेगेटिव मोड में है। और नेगेटिव का यानी मतलब रहता है कि जो प्रशांत महासागर है, लेकिन जो जहाँ पे एल नीनो हो रहा है वो नहीं, और उत्तर वाली जो प्रशांत महासागर है, यानी जो अलास्का और उसके आसपास की जो प्रशांत महासागर की जो जोन है, वहाँ की पानी जब ठंडी रहती है, उसे हम नेगेटिव पीडीओ या नेगेटिव पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन बोलते हैं। और जब वो ठंडी रहती है तो भारत के मानसून पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और इस साल भी पिछले 5 साल से नेगेटिव ही चल रहा है, और आज ये साल भी नेगेटिव ही है। लेकिन क्योंकि एल नीनो के साथ में हमने देखा है अभी कि जैसे आपने कल भी एक वीडियो चलाया था कि 8 अलग अलग फैक्टर मॉनसून के फेवर में नहीं है फिलहाल के टाइम पे। तो इसीलिए वो भले ही पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन एक सकारात्मक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि उसके वो एक है और उसके मुताबिक में 8 और फैक्टर जब नेगेटिव हो, यानी जब हमारे लिए नकारात्मक हो, तो फिर उसका असर नहीं पड़ सकता है। ऐसा है। अच्छा अथरेया जी, मुझे फिर से समझना है अल नीनो और ला नीना के बारे में। जैसे अल नीनो में आपने बोला कि जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती है और फिर वो नीचे की ओर आती है हिंद महासागर की ओर। वैसे ला नीना में कैसी स्थिति बनती है, सादी भाषा में कैसे समझेंगे इसको? लानीना में जैसे मैंने कहा कि क्योंकि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है और जो इंडोनेशिया और फिलीपींस का जो इलाका है, वहाँ का पानी गर्म होता है। और ओके। वहाँ का पानी जब गर्म होता है तो वहाँ की जो गर्म वाफ उठती है वो पूरे हिंद महासागर से भी उठती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि लानीना के समय में हम हमारी मानसून पर बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। और ज़्यादातर हम देखेंगे तो लानीना के वर्षों में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा हमें देखने मिलती है, क्योंकि जब हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और जो इंडोनेशिया और फिलीपींस के आसपास की जो समुद्र है, वहाँ से जब गर्म वाफ ऊपर उठती है तो ये पूरे जो दक्षिण एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया का जो इलाका है, इसमें बहुत ज़्यादा बादल बनते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बहुत घने बादल बनते हैं और बहुत लंबे समय तक भी बने रहते हैं। यही कारण है कि लानीना के टाइम पे हम देखते हैं कि ये साइड पे यानी दक्षिण एशिया के जगह में बारिश ज़्यादा रहती है। और लानीना के टाइम पे क्योंकि यहाँ से गर्म वाफ ऊपर निकलती है, तो वो पूर्वी प्रशांत महासागर में वो वाफ नीचे आती है। और जब वहाँ नीचे आती है तो हम देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका और जो मेक्सिको और अमेरिका के जो इलाके हैं, वहाँ पे फिर बारिश कम पड़ती है। अथरेया जी, एक ऑफ बीट सवाल जहन में आ रहा है, वो भी पूछने की इच्छा है मुझे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे पिछले सालों की बात करें तो ला नीना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। उसके बाद भी मतलब जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे तो बारिश हुई ही, लेकिन सामने अमेरिका में आप देखते हैं तो कई ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पे साइक्लोन आता है, तो वो कैसे इफेक्टिव रहता है? मतलब ला नीना होते हुए भी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश किसी इलाके में देखने को मिली है? जी, तो क्या होता है कि लानीना, देखिए जो समुद्र की स्थिति रहती है, यानी कोई एक जोन अगर हम पकड़ें, तो जैसे हम बोले कि पूरे हिंद महासागर जो सोमाली से लेके इंडोनेशिया तक अगर हम पकड़े, अगर ये पूरा पानी का इलाका मतलब पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म रहेगी, तो इंडोनेशिया के पूर्वी साइड पे और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, वहाँ पे पानी ठंडा रहेगा। फिर उसके बाद में पानी वापस गर्म रहेगा, जहाँ पे अभी एल नीनो उभर कर आ रही है वहाँ पे गर्म है। और फिर जो अटलांटिक जो महासागर है, यानी जो अमेरिका के उस तरफ है, और जो अफ्रीका और अमेरिका का जो बीच वाला महासागर है, वहां पर पानी ठंडा हो जाता है। तो ऐसा जहाँ पे जोन ठंडा है उसके बाजू में एक गर्म जोन, और फिर एक ऑल्टरनेट स्थिति में चलता है, यानी गर्म ठंडा ऐसा रहता है प्रकृति के ओके। भूगोल में। तो यही कारण है कि जब भले ही लानीना की स्थिति रहेगी और इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा मानसून रहता है, और जो पश्चिम प्रशांत महासागर है, इंडोनेशिया के इलाकों में बहुत बारिश होती है, और जो प्रशांत महासागर में बहुत टाइफून भी हम देखते हैं, बहुत सारे भीषण चक्रवात देखते हैं, ताइवान, चीन और हांगकांग और ये सभी इलाकों को प्रभावित करते हैं। कुछ उनके जो बचे कुचे जो सर्कुलेशन है वो बंगाल की खाड़ी में भी आते हैं और हमें भी प्रभावित करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ भले ही पूर्वी प्रशांत महासागर में लानीना की स्थिति के टाइम पर पानी ठंडा रहेगा, लेकिन वहां पे उनकी जो अमेरिका की जो हवामान की जो स्थिति रहती है, उस पर जेट स्ट्रीम का बहुत ज्यादा प्रभाव है। यानी जैसे अच्छा। हमारा प्रभाव रहता है सिर्फ
गर्मी के कुछ चंद महीनों में और जो ठंडी के कुछ महीने, यानी साल के ज्यादा से ज्यादा 4 महीनों में हमारे पास जेट स्ट्रीम का प्रभाव रहता है, लेकिन उनके वहां पे जेट स्ट्रीम का प्रभाव साल के 8-10 महीने रहता है। तो इसीलिए भले ही पानी ठंडा रहे वहां पे, सामान्य से यानी कम रहे तो तापमान उसके, लेकिन फिर भी जो जेट स्ट्रीम का जो असर रहता है वो और बहुत नमी लेकर आता है, और वो बहुत, वो जो हमारे यहाँ पे जैसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं वैसे उनके यहाँ पे भी ऐसे ही सिस्टम दक्षिण की तरफ आते हैं, तो इसलिए वहां पर भी उनको भले ही लानी ना की स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी वहां पे एक उनकी बारिश की जब स्पेल आती है तभी कुछ स्पेल बहुत जोर की हो सकती है वहां पर।